वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आपके एलपी एंड टेक के पेपर को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया, क्योंकि पिछले साल के पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट करके आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल का पेपर लगाना काफ़ी आवश्यक है। एलपी का पेपर सबसे पहले आपका स्टार्ट होने वाला, जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर से। इसके बाद दिसंबर में देखिए आपका टेक्नीशियन का पेपर लगाएं, तो समय आपके पास बहुत ही कम है। इन अंतिम समय आपको ढेर सारे पेपर लगाने हैं और जो टॉपिक आपको नहीं तैयार है उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये हमारा एलपी एंड टेक सीरीज का 12वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 11 वीडियो कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। देखिए साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर हम लोग एसिड प्रयोग करेंगे HCl और बेस प्रयोग करेंगे NaOH। इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो NaCl मतलब कि खाने का नमक और साथ में आपका वाटर बनता है। यहाँ पर HCl प्रयोग किया गया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखिएगा आप लोग। और जहाँ पर NaOH प्रयोग किया गया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। हम आपके लिए देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड और वीक बेस की लिस्ट आपके सामने लगा दे रहे हैं। इसे आप लोग एक बार दिमाग में रखिएगा। इससे आपके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कमजोर अम्ल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो इनको आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। जब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन होती है, जो सॉल्ट का नेचर निकल के आता है, तो न्यूट्रल आपका सॉल्ट बनता है ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, एक मजबूत अम्ल की एक मजबूत क्षार के साथ में क्रिया कराई गई है, तब ये खाने का नमक NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड आपका बना है। तो NaCl को कई नामों से जाना जाता है। तो NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये खाने के नमक को हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे सी सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र से आपका निकलता है। इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, और इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो इन सारे नामों को आपको दिमाग में रखना है, कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो बगल में देखिए लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके काला कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसमें गलतियां आपसे होती हैं। तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रोजन को जो ऑक्साइड है वो होता है N2O, याद रखिएगा। बहुत लोग NO2 सही करके चले जाते हैं, इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग लाफिंग गैस के रूप में करते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसे सूंघने पर हंसी आती है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, सर्जरी में करते हैं, दांत को उखाड़ने में, बेहोश करने में, या फिर शून्य करने में हम लोग इस लाफिंग गैस N2O या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और N2O जो आपकी आती है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में भी आपकी आती है, याद रखिएगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैसों में भी आती है। और इसकी खोज किसने की थी, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये भी आपको दिमाग में बात रखनी है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक गेंद है जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है और जब 80 मीटर की ऊंचाई पर ये पहुंच जाती है और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तो गति के 7वें सेकंड के बाद विस्थापन का परिणाम आपको निकालना है। मतलब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है और 80 मीटर जब यहाँ पर पहुँच जाती है, तो आपको मालूम है 80 मीटर जब पहुँचेगी तो फिर नीचे की ओर आएगी, तो इसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक वेग हमको नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले फार्मूला लगाते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहता है, v² बराबर uv² प्लस 2gs होता है। लेकिन जब नीचे से हम ऊपर को फेंकते हैं तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो हम लोग चिन्ह को जैसा है फार्मूले में वैसा प्लस में ही रखेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकने पर हमेशा आपको माइनस का निशान प्रयोग करना है। तो अंतिम वेग तो यहाँ पर शून्य हो गया ऊपर पहुँचने पर, क्योंकि वहीं से तो नीचे आएगी। तो v की जगह पर हम शून्य रख देंगे, तो शून्य का स्क्वायर भी करेंगे, शून्य आ जाएगा। uv² की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, 2 यहाँ पर रख दीजिए। g की वैल्यू आपको 10 दी गई है और h आपको 80 मीटर पर प्रारंभिक वेग यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो 8 दूनी 16, ये इधर आ जाएगा, तो 1600 बन जाएगा। तो u की वैल्यू यहाँ पर से निकल आ जाएगी 40, समझ गए।
तो प्रारंभिक वेग हमारा 40 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमको विस्थापन का फॉर्मूला लगाने के लिए गति का तीसरा समीकरण s बराबर ut प्लस है तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि नीचे से आप ऊपर फेंक रहे हैं, 1/2 GT² लगा देंगे। तो s की वैल्यू हमको निकालनी है। u हमने 40 निकाल लिया है, समय हमको देखिए 7 सेकंड में पूछा ही गया है, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। 1/2 g की वैल्यू आपको 10 रखनी है, समय का स्क्वायर कर दीजिए, 7×7 आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो 7×4 28, 280 बन गया। और फिर यहाँ पर से देखें तो 490 और 490 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर 245 आ जाएगा। तो 280 से 245 घटाएंगे तो आपके सामने एस की जो वैल्यू आ जाएगी, विस्थापन आपके सामने 35 मीटर निकल कर चला जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो फार्मूले का प्रयोग होगा, गति के तीसरे नियम का और गति का दूसरे नियम का। उसी से आपको यहाँ पर विस्थापन की वैल्यू आपके सामने आएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस परमाणु संख्या वाला एक तत्व जो है उसका ऑक्साइड क्षारीय होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए हमने आपको याद कराया था कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, क्षारीय होता है। और अधातुओं के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, वो आपका अम्लीय होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग ये पहचान लीजिए कि इन चार आपके परमाणु क्रमांकों में इसमें से धातु कौन है, जो धातु होगा उसी का ऑक्साइड क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 लिखा गया, तो 20 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो कैल्शियम का 20 होता है। और 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। 6 होता है कार्बन का और 17 होता है क्लोरीन का। तो नाइट्रोजन, कार्बन और क्लोरीन जो हो गई ये आपकी अधातुएं हो गई। और अधातुओं के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। और सिर्फ यहाँ पर एक आपको धातु मिल रही है जो कि कैल्शियम है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ये हमने पिछले वाले वीडियो में आपको याद कराया था। इसमें एक अलग प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ये आपका दर्पण हो गया, ये ठीक है, ये दर्पण हमने बना लिया। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया आपका। आपसे पूछा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह तो यही वाली सतह है, ये जो हमने बनाई है, इसके व्यास मतलब कि ये व्यास इसका, तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका नाम होता है एपर्चर। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। याद रखिएगा जो इस परावर्तक सतह का व्यास है, ये जो लाइन हमने खींची है इसको कहते हैं एपर्चर। यहाँ पर छेद लिखा गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। फोकस होता है यहाँ पर, और इसका डबल जो होता है वक्रता केंद्र या फिर वक्रता त्रिज्या होती है। और वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस दर्पण का हमने ये भाग लिया है उसका जो केंद्र बिंदु होता है, पिछले वाले सेट में पूछा गया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो जिस दर्पण का हमने लिया है आधा भाग, उसका केंद्र बिंदु होता है वक्रता केंद्र। आज आपसे एपर्चर पूछा गया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखाई पड़ता है। देखिए न्यूलैंड की हमने आपको तालिका बताई थी कि न्यूलैंड ने जो अपना नियम दिया था वो संगीत के स्वर के रूप में दिया था। तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये न्यूलैंड की हमारी सीरीज है जिसमें कुछ मेन तत्वों को लेकर के सीरीज आपकी बनाई गई है, जो कि संगीत के स्वर हैं, जैसे सा रे गा मा पा दा नी। तो जैसे 7वें के बाद में 8वां तत्व आ जाता है तो उसके गुण और पहले गुण जो होते हैं वो समान हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के, फ्लोरीन के और क्लोरीन के, इनके गुण आपस में समान होंगे। तो 8वें तत्व के गुण जो होते हैं वो पहले के समान होते हैं, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि 10वां जो तत्व होगा वो किसके जैसा दिखेगा। तो 7 हमारे ये हो गए, फिर 8वां ये हो गया, 9वां हो गया, 10। तो 10वां जो हमारा तत्व है उसके गुण तीसरे तत्व के समान दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके नीचे का जो 8वां तत्व होगा उसके समान गुण को दर्शाता है। तो समझ गए। तो इसमें पूछा गया था आपसे, इसे आप लोग देख लीजिए। पूछा गया कि 10वां जो तत्व है, तो 10वां तत्व जो होगा हमने आपको बताया कि तीसरे के जैसा गुण उसके समान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा लास्ट वाला। समझ गए। तो 8वां तत्व अगर आपसे पूछेगा 8वां के गुण किसके समान होंगे, तो पहले तत्व के। अगर आपसे 9वें का पूछता है तो उसके गुण समान होंगे दूसरे के जैसे। 10वें का पूछा है तो तीसरे के। 11वें के पूछेगा 14 के। इसी तरह से आपको याद रखना है कि न्यूलैंड की सीरीज जो है वो किस प्रकार से आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है, ये आपको बताना है।
तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में गुणों को जो संचरण होता है वो जीन के माध्यम से ही होता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि जीन नामक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉनसन आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नामक शब्द का प्रतिपादन किया था। अगर जेनेटिक्स पूछता है अनुवांशिकी नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बेटसन ने किया था। बेटसन ने अनुवांशिकी का शब्द दिया था और जीन नामक शब्द जॉनसन ने दिया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्न से क्या होता है। जैसे ही हमारी स्प्रिंग हो गई इस प्रकार से टंगी हुई है, ठीक है, तो अगर आप इसे संकुचित कर दें मतलब कि दबा रहे हैं, तो दबाएंगे तो फिर से इसमें विस्तार होगा और अब की बार जो है वो इससे और बढ़ करके स्प्रिंग जो है वो और लंबी हो जाएगी। तो संकुचित मतलब आप कंप्रेस कर रहे हैं ना, जब आपने कंप्रेस किया तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और जैसे आप छोड़ देंगे तो स्प्रिंग जो है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो स्प्रिंग को संकुचित करने पर उसमें जो होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में देखिए पोटेंशियल एनर्जी से कई आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि उठाया गया हथौड़ा। अगर आपने हथौड़ा उठा करके रखा है तो इसमें भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे बांध का पानी जो होता है उसमें भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपका एक बांध के अंदर होता है। जैसे आप उसके गेट को खोल देंगे तो पानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल याद करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल आपके 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको बताना है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो सिंपल बना दिया, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हो गया कि तत्व तो आपका जो होगा वो नोबल गैसों में आएगा। तो पहचान लीजिए कि नोबल गैस इसमें से कौन सी है। नोबल गैस एक ही रखा है, अगर 2-3 रख देता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 कोष हैं मतलब कि आर्गन ही आपकी पहुंच गई। आर्गन हमारा, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 8 मतलब कि पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में आपके 8 होंगे, तो 3 आपके कोष हो गए और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका नोबल गैसों में आती है। और यहाँ पर अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का भी देख लीजिए, सल्फर क्या होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 6 बनेगा। इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है पी का परमाणु क्रमांक होता है 15, ये आपका फास्फोरस है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा, 2, 8, 5, तो इसके बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 कोष तो इनमें भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमने आपको बता दिया कि 8 है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट नोबल गैसों के ऊपर जाइए। यहीं पर देखिए एल्युमिनियम लिखा गया है, तो इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है एल्युमिनियम का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 3, तो आखिरी कक्षा में 3 मिलेंगे। तो सारे आपको कम से कम 1 से लेकर के 40 तक तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए और उनके परमाणु क्रमांक भी आपके ध्यान में होने चाहिए अगर आप सारे क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, पुर्तगालियों के द्वारा वर्ष 1962 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के रूप में दिया गया था, ये आपको बताना है। तो 1662 में राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी, याद रखिएगा। पुर्तगाल के राजा की बहन जिनका नाम क्या था, कैथरीन, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ में इनकी शादी हुई थी, जिसमें चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने 1662 में मुंबई शहर को दिया था दहेज के रूप में, याद रखिएगा। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 1662 में चार्ल्स द्वितीय को मिल गया मुंबई दहेज में शादी के रूप में, जब कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी हुई। फिर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को
ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर जो है मुंबई को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 10 पाउंड के वार्षिक किराया अपने पास रखने लगा चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, तो इसके बाद 1669 से लेकर के 1677 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, गेराल्ड ओंगियर, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि मुंबई को बसाने वाला कौन अंग्रेज था। तो गेराल्ड ओंगियर ने 1669 से लेकर के 1677 तक मुंबई शहर को बनाया, क्योंकि मुंबई एक आपका टापू था, तो टापू को बनाने का काम जो किया वो गेराल्ड ओंगियर ने किया था, मुंबई को बसाने का काम किया। तो 1662 में चार्ल्स द्वितीय को मिला, उसके बाद 1668 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। इसके बाद गेराल्ड ओंगियर ने इसे लगभग 8 सालों तक इसमें जो भी कमियां थी टापू में सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई और मुंबई को एक मुंबई शहर बना दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व है जिसका परमाणु भार आपको W दिया गया है और परमाणु संख्या आपको N दी गई है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही तो आपका परमाणु क्रमांक होता है, और या फिर जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो N जो होगा वही आपकी प्रोटॉनों की संख्या होगी। सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला, समझ गए। अगर आपसे यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता तो न्यूट्रॉनों की संख्या W-N होती, जो लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है ना, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो ये आपके न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। और आपसे पूछा गया था प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक ही होती है, तो N दिया गया था, N सही कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे हम लोग शॉर्ट में AICTE कहते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो ये तो पुराना पेपर हो गया, इसमें आपका पुराना डाटा है। अभी आपको 2024 का डाटा बताना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इस समय अध्यक्ष कौन है। तो नाम याद रखिएगा, TG सीताराम आपको याद रहेगा। ये 2024 में AICTE के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वो पुराने डाटा के अनुसार जो थे वो अनिल सहस्त्रबुद्धे थे, ये आपको नहीं याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आत्मकथा लेखन जो है ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आपको बतानी है। ऑन माई टर्म्स फ्रॉम दी ग्रास रूट्स टू दी कॉरिडोर ऑफ पावर, ये किसकी आपकी आत्मकथा ये आपको बतानी है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी है। शरद पवार को आप जानते होंगे, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम है NCP। अभी महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, तो NCP के 2 गुट हो गए हैं। तो एक आपकी शरद पवार वाली NCP है SP वाली, और एक आपकी अजीत पवार की है। उसी प्रकार से शिवसेना के भी आपके 2 गुट हो गए, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एक शिंदे की शिवसेना है। तो अभी इस समय महाराष्ट्र के चुनाव भी हो रहे हैं, तो आपको इन सब पर ध्यान देना है। तो अभी देखिए आपसे आत्मकथा पूछी गई थी, तो ये है शरद पवार की। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर का pH स्तर कितना होता है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर का जो pH होता है वो हल्का से क्षारीय की ओर जाता है, न्यूट्रल से थोड़ा से क्षारीय की ओर। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, 7 से 7.8 के बीच में होता है। क्योंकि अगर मनुष्य के कुछ तत्वों की और भी बात करते हैं तो उनके pH भी जो होते हैं वो हल्के से आपके क्षारीय होते हैं। जैसे मूत्र की अगर हम pH की बात करेंगे तो 5.5 से लेकर के 7.5 तक आपका मूत्र का pH जाता है। लार का जो pH होता है वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक जाता है। वहीं पर रक्त का जो pH होता है इसकी वैल्यू 7.3 से लेकर के 7.5 तक होती है। तो आप देख रहे हैं ये हल्का से क्षारीय की ओर जा रहा है। जब मूत्र भी जा रहा है, लार भी जा रहा है, रक्त भी जा रहा है, तो मनुष्य के शरीर का pH स्तर भी हल्का से क्षारीय की ओर जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। याद रखिएगा एग्जाम में आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा जो है वो कितने pH वैल्यू अगर कम हो जाए पानी की तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, पिछले सेटों में कराया है, आप लोग बता सकते हैं कितना pH से कम वाले को हम लोग कहेंगे कि अब जो वर्षा होगी वो आपकी अम्लीय वर्षा में गिनी जाएगी। और दंत क्षय, दांतों का जो झड़ना है या फिर दांतों का खोखलापन, दांतों का गिरना जो है, कितना अगर मुंह का pH जो है इतना हो जाएगा तो दंत क्षय या फिर दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाएगा।
ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। पिछले अगर आपने हमारे सेट देखे हैं तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो अभी आप लोग के लिए आंसर होगा लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर किसमें पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कराता है, सभी को कंफ्यूज कराता है। लिगामेंट और टेंडन में याद रखिएगा, ये दोनों आपके जो हैं वो रेशेदार संयोजी ऊतकों में आते हैं। अगर हम लिगामेंट की बात करेंगे तो लिगामेंट जो होता है आपका वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो काम करता है वो लिगामेंट करता है। और इसमें जो फाइबर पाए जाते हैं वो पीले फाइबर पाए जाते हैं, पीले संयोजी फाइबर पाए जाते हैं। तो पीले फाइबर पूछेगा तो आपको स्नायु या फिर लिगामेंट सही करना है। यदि आपसे पूछता है कि सफ़ेद फाइबर जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तब आपको टेंडन या फिर सिरा सही करना है। इसमें आपके सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ये क्या काम करता है? ये पेशियों को पेशियों से जोड़ने का काम करता है या फिर पेशियों को हड्डियों के साथ में जोड़ने का काम जो होता है वो आपका टेंडन का होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। हड्डी से हड्डी जोड़ेगा लिगामेंट, और टेंडन किसको किसको जोड़ता है? पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट के रूप में किया जाता है? ये 16 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसका प्रयोग इत्र के रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, लेकिन अब की बार ये जोड़ दिया कि इत्र के साथ साथ में स्वाद एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहले वाला। इसका फार्मूला होता है RCOOR। यहाँ पर R जो है ये समूह है, इसकी जगह में आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो COO जो होता है वो एस्टर का होता है। और एस्टर किस प्रकार से बनता है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आप एसिड की किसी एल्कोहल के साथ में क्रिया करा दे रहे हैं तो बन जाएगा एस्टर, और प्लस आपका वाटर बनता है। ठीक है, एसिड की एल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर एस्टर और पानी बनता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इत्र बनाने के प्रयोग करते हैं और साथ में स्वाद एजेंट के रूप में भी इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में काम नहीं किया गया है? इसमें काम नहीं किया गया है। तो अश्विन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो खड़ा है तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्य का फार्मूला क्या होता है? W बराबर F/S होता है। तो जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें तो दौड़ रहा है तो विस्थापन तो हो ही रहा है, चल रहा है इसमें विस्थापन हो रहा है, चढ़ रहा है इसमें विस्थापन हो रहा है। और आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर आप अपने हाथ में थैला लेकर के खड़े हैं, तो थैला लेकर के खड़े हैं तो आप हिलाते नहीं हैं, तब भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप दीवार में कोई धक्का दे रहे हैं तो दीवार हिल नहीं रही है, तो तब भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर कुली जो है, कुली अगर प्लेटफार्म पर अपने सर पर सामान रख करके चल रहा है तब भी कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि F/S cos थीटा भी होता है, और यहाँ पर cos थीटा अगर 90 हो गया तब भी वर्क 0 हो जाता है। अगर कोई उपग्रह जो है वो एक चक्कर लगा करके फिर से उसी जगह में आ गया तो विस्थापन 0 हो जाएगा, फिर भी कार्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से कई जो एग्जाम्पल हैं वो कार्य नहीं हुआ है, उससे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेट में कराया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर के आया है, तो फिर से आपके लिए एक बार बता रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले सेट में आएगा तो इसे रिपीट नहीं करेंगे। देखिए जी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती किस पर? जी तो हमारा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, डिपेंड करती है m मतलब कि द्रव्यमान पर और आपकी त्रिज्या पर। ये हो गया, ये फार्मूला जो है वो जी का गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है वो डिपेंड करता है। अब ये कह रहा है कि अगर हम द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को आधा कर दें, आधे के बराबर हो जाए, तो द्रव्यमान को भी आधा कर दीजिए, जी सेम रखिए, द्रव्यमान को आधा मतलब कि m/2 कर दिया, r को आधा करेंगे तो r² करना पड़ेगा,
मतलब कि अगर आर स्क्वायर आप कर रहे हैं तो r/4 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग जी डैश कर लेते हैं। ये 4 आपका पलट करके ऊपर चला जाएगा और जब 4 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा, 2gmr² आ जाएगा। और gmr² को तो हम लोग g लिख ही सकते हैं, तो g डैश की वैल्यू कितने निकल गए, g डैश आ जाएगा 2g के बराबर। समझ गए? तो मतलब कि अगर आपने द्रव्यमान और त्रिज्या को आधा किया तो इस फार्मूले के अनुसार जो है, जो हमारा काल्पनिक ग्रह है उसका जो g की वैल्यू हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी, इस पर नियंत्रित करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती हैं, रक्त दबाव, रक्तचाप अपने आप चलता है, लार अपने आप बनती है, उल्टी भी, इन सब का नियंत्रण करने का काम जो होता है वो मेडुला का होता है। मेडुला हमारे मस्तिष्क के सबसे पश्च भाग में होता है। तो वही जो है रक्त दबाव हो गया, लार हो गया, उल्टी हो गया, श्वसन की जो आपकी दर होती है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, श्वसन की दर हो गई, हृदय की धड़कन हो गई, इन सब पर नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क का पिछला भाग जो मेडुला होता है यही करता है। सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। समझ गए? यही मेडुला आगे जा कर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे आपका खांसना हो गया, छींकना हो गया, इन सब पर नियंत्रण जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का होता है। जो रिफ्लेक्ट आपकी जो हो गई प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई, जैसे आप सांप को देख करके पीछे हट जाते हैं, तुरंत आपने सांप देखा पीछे हट गए, तो ये मस्तिष्क नहीं होता, ये आपके रीढ़ की हड्डी ही उसे डिसाइड करती है कि आपको पीछे हटना है। अगर आपने देखी कोई वस्तु छू ली गर्म वाली तो हाथ अपना आप तुरंत पीछे करते हैं ना, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। जहाँ पर दिमाग के पास तंत्रिका नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर करता है। तो जब आपसे खांसना, छींकना या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं कहेगा तब आपको स्पाइनल कॉर्ड सही करना है। जब आपसे अनैच्छिक क्रियाएं कहेगा तब आपको रक्त दबाव, लार, उल्टी, ये सब आपको सही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, आपको बताना है। तो सबसे खारे पानी की झील आपको बताना है निम्नलिखित में से आपको। ये 20 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। तो इसका सही ऑप्शन होगा मृत सागर। मृत सागर में जो लवणता है, जो NaCl की मात्रा है वो कितनी है? 238% है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं है, इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो है वो वान झील है। ये कहाँ पर पड़ती है? तुर्की में आपके पड़ती है। इसमें जो लवणता है वो 330% है। इसे वान झील के नाम से भी जाना जाता है, इसे लेक वान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तुर्की में है। और ये मृत सागर आपका कहाँ पर है? जॉर्डन का पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लवणता है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो है 4 ऑप्शन के अनुसार मृत सागर है, और वैसे देखा जाए तो वान झील है। अगर झीलों से क्वेश्चन आया है तो आप लोग और भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील अगर बात करें तो बैकाल झील है। अगर आपसे विश्व की सबसे गहरी झील पूछता है तो ये आपकी रूस में पड़ती है बैकाल झील, याद रखिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछता है तो कैस्पियन सागर होगा। बड़ी की बात करेगा तो कैस्पियन सागर, और सबसे खारा पानी की बात करेगा तब आपको यहाँ पर मृत सागर या फिर वान झील आपको सही करना है। मीठे पानी की अगर झील आपसे पूछता है तो लेक सुपीरियर आपको याद रखना, यह भी आपकी USA और कनाडा के पास में है, लेक सुपीरियर। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर भारत में बात करता है तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और यहाँ पर लाल सागर आया है ना, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने काम कौन करता है? स्वेज नहर करती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने काम जो है वो स्वेज नहर करती है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे
वो हमने आपको इसको इस प्रश्न के माध्यम से कराने का प्रयास किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का वजन जो है वो पृथ्वी की सतह पर W है और जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है तो उसका वजन क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपको उसी फार्मूले का यूज करना है जो हमने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पर G बराबर आप इस्तेमाल करिए कैपिटल G, और अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो m लिख लेते हैं, RE² लिख लेते हैं, ये फार्मूला है। कहे क्या रहा है कि जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुने, अब हम अगर G डैश की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पर से उसका G डैश दूसरे वाले ग्रह का, तो यहाँ पर कैपिटल G तो सेम ही रहेगा। पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना तो 15 m लिख लेते हैं, और त्रिज्या 4 गुना है, स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएगा, तो 16 RE² आ गया। और अगर हम 15/16 को बाहर निकाल लें तो GME/RE² जो है इसकी वैल्यू तो G के बराबर हो गई, मतलब कि G डैश जो हमारा निकल कर आया वो 15/16 G निकल कर चला आया। समझ गए आप। तो पूछ क्या रहा है कि वस्तु का वजन पृथ्वी पर अगर W है तो उसका वजन उस ग्रह पर कितना होगा। तो वजन क्या होता है, वजन हमारा W जो होता है वेट होता है, वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। समझ गए। तो अगर mg के बराबर है तो अगर g यहाँ पर 15/16 हो गया तो वेट भी तो हमारा जो है 15/16 गुना हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि g 15/16 हो गया तो वेट भी 15/16 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, ये 16/15 किया है, इसी को सही करके आप लोग 15/16 कर लीजिएगा, इतना गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें गलत है, 15/16 कर लीजिएगा उल्टा वाला, तभी उसका वजन जो है निकल के सामने आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा कथन है ये आपको बताना है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4, इसमें से गलत कौन सा है इसका आपको चुनाव करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, ये बात तो सही है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है पीला पाउडर होता है, फीका भी होता है। फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब यहाँ पर लिखा गया वर्षा जल का pH जो है वो 7 के करीब होता है, ये बात भी सही है। वर्षा का जल जो होता है वो आपका उदासीन नेचर का होता है और शुद्ध भी माना जाता है, तो 7 के करीब होता है। अम्ल जल का pH जो है 5.6 के करीब होता है, ये बात बिल्कुल सही है, 5.6 के करीब होता है, और इससे कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा तो गिनी ही जाती है। अभी मैंने आपसे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, ये 3 तो सही हो गए। त्रुटिपूर्ण कौन सा हो गया, सूखा अमोनिया जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देता है, ये त्रुटिपूर्ण है दूसरा वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर इसने सूखा अमोनियम लिया। जब ड्राई आप लेंगे अमोनियम तो ड्राई अमोनियम जो होते हैं उसके आयन टूटते नहीं हैं। लिटमस पेपर में जब लिटमस विलियन में इसके आयन टूटेंगे नहीं तो कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं पर आप इसे गीला ले लेते तो यहाँ पर ये बेस ब्लू कर देती, बेस का काम करती और लिटमस पेपर को ब्लू कर देती। अगर इसकी जगह पर हम सूखे की जगह में अगर गीला या फिर आर्द्र NH3 लेते या जलीय विलयन लेते, सूखा लिख दिया है तो उसमें कोई भी कलर परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, त्रुटिपूर्ण पूछा था तो त्रुटिपूर्ण होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। गलत पूछा गया था तो दूसरा जो होगा वो गलत होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार फोकस लंबाई किस तरह से व्यक्त की जाएगी ये आपको बताना है। देखिए अवतल दर्पण की अगर आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है ना, तो वक्रता त्रिज्या हमने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या क्या होती है, C बराबर होता है 2f के होता है। मतलब कि फोकस दूरी का अगर आप डबल कर देंगे तो आपको वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर आपको दी गई है, इसका आधा कर देंगे तो फोकस लंबाई मिल जाएगी, मतलब 15। लेकिन 15 कैसी मिलेगी, अवतल दर्पण दिया गया और कार्टेशियन के अनुसार आपसे साइन के अनुसार ही पूछ रहे हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहीं पर अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछता तब वो पॉजिटिव में होती, इसलिए आपसे कंफ्यूज कराया है, और सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। उत्तल और अवतल आपको ध्यान देना है, बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत होता है।
अब ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, इन्हें थोड़ा से जल्दी करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है किसी विद्युत चालक में एक क्रॉस सेक्शन में 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो करंट का मान कितना होगा। तो करंट का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था फार्मूला Q बराबर IT का। ये फार्मूला बता चुके हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले तो मैंने छोड़ाने वाला था, लेकिन कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कहा कि रिपीटेड क्वेश्चन भी कराइए, तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिन्हें हम जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं। आवेश आपको दिया गया 2 कूलाम का, 2 रख लीजिए Q की जगह पर। I आपको निकालना है, समय आपको दिया गया है 1 सेकेंड का, तो I की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 एम्पियर की आ जाएगी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका Q बराबर IT से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विद्युत प्रवाह की SI इकाई आपको बतानी है। तो करंट की SI इकाई तो कई बार करा चुके हैं, इसलिए इसे जल्दी से आप लोग एम्पियर सही करके आगे बढ़िए कि कुछ क्वेश्चन आपके सरल भी इसी प्रकार से सेटों में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग है, ये आपको बताना है। देखिए फूल के 4 भाग आपके होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। तो पुमंग के अंदर आपका पुंकेसर आता है और जायंग में आपका अंडा पाता है, जिसे हम लोग कार्पल से कहते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कैलिक्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी में से कहते हैं बाह्य दलपुंज, और कार्पस आपका अंडप हो गया, तो दोनों नहीं आपका प्रजनन के भाग होते हैं। कैलिक्स और कोरोला लिखा गया है, तो कोरोला मतलब कि दलपुंज हो गया, तो ये अभी आपका प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं। कोरोला और पुंकेसर ये भी नहीं लेते हैं, तो पुंकेसर और स्त्री केसर लिख दें या फिर पुंकेसर और अंडप लिख दें, तो उसी ऑप्शन को आपको सही करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, ये आपको बताना है। इस प्रकार के मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं, ये हमारा 12 नंबर सेट था, और 11 सेट में आपने पहले भी देखा होगा कि हमने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। इस सेट में हमने आपको 27 क्वेश्चन कराए हैं, और मेरी आशा है कि इस सेट में अगर आपने 20 क्वेश्चन तक सही करने का प्रयास किया है तो आप एक बढ़िया स्टूडेंट माने जाएंगे। अगर 20 प्लस आपका स्कोर हुआ है तो आप एक्सीलेंट स्टूडेंट की श्रेणी में आएंगे। तो जिनका भी 20 प्लस स्कोर है वे लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर बताइएगा। और 1-2 प्रश्न मैंने बीच में आपसे छोड़े हैं, उन्हें भी आप लोग बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वनडे एग्जाम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।